हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की पवन की ये सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यानी कि प्रश्नों को हल कर रहे हैं। जी हाँ। तो विज्ञान की ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों की वीडियो है। तो आइए हमारे छूटे हुए बचे हुए प्रश्नों को हम धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है आपका, सोडियम एवं मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है और इस अभिक्रिया में कौन कौन सी गैस या कौन सी गैस निकलती है। तो 2016 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन ज़्यादातर ही आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा छन्ना कागज से सुखा लें। किससे? छन्ना कागज से सोडियम धातु का एक छोटा सा टुकड़ा लें और उसे सुखा लें। उसके बाद कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भरें तथा सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें। हम देखते हैं कि धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। क्या होता है? धातु का टुकड़ा जो होता है सोडियम धातु का, वो जब आधे भरे हुए गिलास में हम डालेंगे तो जल की सतह पर तीव्र गति से बहुत ही तेज इधर उधर घूमता है। जैसे कि पानी में आप कपूर डाल देते हैं तो कपूर घूमता है, उछलता है। ऐसे ही घूमता है, बस ये वो घूमता, वो उछलता है, ये घूमता है, इधर उधर गति करता है। तो सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या होता है? सोडियम धातु क्या करती है? जल के साथ उस वक्त तीव्र गति से अभिक्रिया करती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 बनाती है। कैसे? देखो, हमने रिएक्शन लिखनी है, समीकरण लिखना है, तो समीकरण क्या लिखेंगे? 2Na यानी कि सोडियम प्लस 2H2O, ये दोनों जब मिलेंगी तो 2NaOH हो जाएगा। ठीक है। और H2 हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है। तो 2NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। सोडियम को कैरोसिन में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को कैरोसिन में रखने का तात्पर्य ये होता है कि मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो Mg प्लस H2O, मैग्नीशियम प्लस जल क्या बनाएंगी? यहाँ पे देखो एरो बनेगा, यहाँ पे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्या होता है? ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। तो ओम के नियम को समझते हैं। ओम का नियम कहता है, ओम के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं, यानी कि ताप टेम्परेचर आपका नियत रखा जाए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, भौतिक अवस्था यानी कि सर्किट है उसके तार में कोई छिड़ाछाड़ी ना हो, कुछ लंबाई में परिवर्तन या चौड़ाई में परिवर्तन ना हो किसी भी चीज में, तो भौतिक अवस्थाएं फिजिकल जो कंडीशंस हैं वो सेम रखी जाए, नियत कांस्टेंट रखी जाए, तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, किसी प्रतिरोध, किसके? प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का साइन हो गया, इस प्रतिरोध के सिरों, ए सिरा हो गया, ये बी सिरा हो गया, इन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उसमें जो प्रवाहित धारा होती है उसके समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या होता है? ये V प्रोपोर्शनल I है, ये वन नहीं लिख रहा है भाई, ये I लिख रहा है, V प्रोपोर्शनल I। तो जब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो V इक्वल टू में R I हो जाता है, I R हो जाता है। तो V इक्वल टू में RI, जहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन E, जिसे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के। ठीक है। ये आपको एक सर्किट बना के दिखा दिया है। यहाँ पे V वोल्टेज है, विभवांतर है, प्लस से माइनस की ओर धारा बह रही है, ये प्रतिरोध है R, और यहाँ पे ये I धारा बह रही है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है। प्रतिरोध R के साथ विभवांतर स्त्रोत V का स्त्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं। भाई प्रतिरोध, प्रतिरोधा नहीं है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध R के साथ विभवांतर स्त्रोत V का स्त्रोत लगाने पर, ये जो डायग्राम में लगाया है उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं। अर्थात आपको ओम का नियम याद रखना है, V इज इक्वल टू IR। उसके बाद है धारावाही प्रणालिका से आपका क्या अभिप्राय है? सचित्र वर्णन करो, उसका चित्र बनाना है भाई। तो देखो, धारावाही प्रणालिका कैसी होती है, इसके चित्र को जरा देख लीजिए। तो चित्र को देखेंगे तो धारावाही प्रणालिका कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। क्या करते हैं अब इसमें, क्या क्या होता है देखिए। यदि किसी कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, गत्ता, मोटा कागज या प्लास्टिक, उसको बेलनाकार नलिका, भाई कॉपी होती है, इस तरीके की कॉपी है आपकी, आपने क्या करा, इसको ऐसे पकड़ के इधर से ऐसे करके इसको फोल्ड करा, जैसे ऐसे करके एक बेलन की शेप में लिया है, सिलेंडर की शेप में लिया है, इस तरीके से, ये जो डायग्राम है नीचे बन रहा है। तो जब आप इसको बेलनाकार तरीके से फोल्ड करेंगे तो यदि किसी कुचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका के ऊपर, कैसी बेलनाकार नलिका, तो ये बेलनाकार नलिका जो आपको दिख रही है नीचे, ये
एक बेलन टाइप का आपने कुछ इस तरीके से बनाया और इस नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए। तो तांबे के विद्युत रोधी तारों को इस तरीके से इसके ऊपर लपेटा जाए, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे। इस डायग्राम में क्या हुआ है कि एक इस तरीके से तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटा गया है, ठीक है, इस परिनालिका के ऊपर। इसे परिनालिका बोलते हैं, ठीक है, जो बेलनाकार नलिका है। तो बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए तो इस प्रबंध को परिनालिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। इसके तार के सिरों की शुष्क सेल बी, इसके तार के सिरों को क्या करते हैं, एक सेल जो होता है उससे बी से लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुंजी के आपको दिख रही होगी, ये रही कुंजी के, ठीक है। उसके बाद तथा धारा नियंत्रक आर से जोड़ते हैं। धारा नियंत्रक हमने मान लिया आर। धारा नियंत्रक रियोस्टेट क्या होता है? जो कि धारा को कंट्रोल रखता है, धारा के मान को बढ़ाने में और घटाने में हेल्प करता है। तो आर से जोड़ देते हैं। यदि इस प्रकार लटकाया जाता है कि यह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, ये देखो यहाँ पे लटका दिया, अब ये घूम सकती है, रोटेट कर सकती है, तो क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो। विद्युत यदि उसे प्रणालिका से सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, ठीक है, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर प्रणालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करती है। देखो ये पूरा सिस्टम बन गया आपका, जिसे सोलेनॉइड भी बोलते हैं, प्रणालिका भी बोलते हैं। प्लस से माइनस में धारा बह रही है इन तारों में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन एन और एस में से ये जो दोनों पार्ट हो गए, ये तो दोनों हिस्से हो गए पोल्स, इन दोनों में से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि भाई इसके चारों तरफ यदि हम करंट फ्लो करेंगे तो करंट के फ्लो करने के बाद ऑस्टेड ने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र भी चारों तरफ उत्पन्न हो जाता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो वो जब घूमता है तो वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहर जाता है। आपको पता है क्योंकि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर प्रणालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि प्रणालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दे तो उनके सिरों की ध्रुवता भी बदल जाती है। नेक्स्ट है, धारावाही प्रणालिका में चुंबकीय ध्रुवों का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो चुंबकीय ध्रुवों का कैसे पता चले कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। तो धारावाही प्रणालिका में चुंबकीय ध्रुवों का निर्धारण विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा के आधार पर किया जाता है। विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा किस प्रकार से रखी गई है। तो धारावाही प्रणालिका के जिस सिरे पर धारा वामावर्त घड़ी की सुइयों के विपरीत, यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत की तरफ, इधर हो गया, इधर घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, उस एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव एन तथा जिस सिरे पर दक्षिणावर्त दिशा घड़ी की सुइयों की दिशा में प्रवाहित होती है, उस सिरे पर क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव एस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया तथा ल्यूकीमिया रोग किस कारण होता है, इसके बचाव व उपचार क्या है। तो एनीमिया होता है शरीर में खून की कमी। तो शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया क्या होता है, रक्ताल्पता का साधारण मतलब खून की कमी है, रक्त अल्पता यानी कि रक्त में अल्प कमी होना। तो यह लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाले एक कण यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। इसकी कमी होने पर शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आती है, जिसके कारण व्यक्ति में थकान और कमजोरी महसूस होती है। अब इसके बचाव व उपचार क्या है। सबसे पहला, चिकित्सक की सलाह के अनुसार भोजन पर विशेष ध्यान देना। दूसरा है आयरन सप्लीमेंट लेना। तीसरा है प्रतिदिन 6 से 8 गिलास तरल पदार्थ लेना, बेसिकली पानी ज़्यादा पीना चाहिए। हरी पत्तीदार सब्जियां लेना। नेक्स्ट है ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। ल्यूकीमिया क्या है, रक्त बनाने वाले जो ऊतक होते हैं उनका कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता में रुकावट पैदा करता है। ल्यूकीमिया है रक्त या अस्थि मज्जा का कर्कट रोग। इसकी विशेषता, रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से श्वेत रक्त कोशिकाओं का असामान्य बहुजन। उपचार, इसका उपचार औषधीय चिकित्सा के द्वारा किया जाता है, औषधि के द्वारा, भाई जो देसी इलाज है औषधि के द्वारा किया जाता है। कुछ उपचार विकिरण चिकित्सा के द्वारा भी मरीजों की जीवन शैली में सुधार करते हुए अस्थि मज्जा के जमाव में कमी लेने या उपचार के बाद उचित देखभाल के साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। तो लोहे के अयस्क से पिग आयरन बनना कैसे। अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर तक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कि अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम, जितने में वो गल सकता है उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अब भर्जन या निस्तापन के पश्चात प्रगलन की क्रिया एक विशेष प्रकार की भट्टी में की जाती है, जैसे मर्जित
टाइट अयस्क को कार्बन और चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में प्रज्वलन करने पर विभिन्न क्रियाओं के पश्चात कच्चा लोहा पिग आयरन प्राप्त होता है। तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है समझाइए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017, 19, 2018 में पूछा गया है कि मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो देखो, रक्त वर्ग का पता सर्वप्रथम कार्ल लैंड स्टीनर ने लगाया था। ठीक है, इसके जो खोजकर्ता थे वो कार्ल लैंड स्टीनर थे, जो ब्लड ग्रुप के 1868 से 1943 ईस्वी इनका टाइम था, नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। कार्ल लैंड ने मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा था, ए बी और ओ। तो क्या क्या है, ए जिसका एंटीजन ए है और एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बी है, फिर बी इसका भी एंटीजन बी है और इसका स्मॉल ए है, ए बी ए और बी और इसका कोई नहीं है, और ओ इसका प्रतिजन एंटीजन कोई नहीं होता लेकिन प्रतिरक्षी ए और बी होते हैं। अब प्रतिरक्षी क्या होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। अब प्रतिजन क्या होते हैं, एंटीजन, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं जो आरसीबी से चिपके रहते हैं, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। उसके बाद है रुधिर दाता तथा रुधिर ग्राही को तालिका से स्पष्ट करें। रुधिर देने वाले को दाता तथा रुधिर प्राप्त करने वाले को ग्राही कहते हैं। तो ये सब जो ग्राही, ये सब जो है ऐसे करके टेबल में ऐसे ऐसे करके ग्राही है, और ऐसे ऐसे करके जो है वो दाता है। तो सर्वदाता कौन होता है, ओ, सर्वदाता ओ होता है, और सर्वग्राही ए बी, यानी कि जो सबको ले सकता है वो ए बी है, और जो सबको दे सकता है वो ओ है। तो देखो, रुधिर देने वाले को दाता और रुधिर प्राप्त करने वाले को ग्राही कहते हैं। तो रुधिर वर्ग में ए देखें तो ए को तो ले ही सकता है लेकिन बी को नहीं ले सकता, और ए बी को भी ले सकता है, तो ए बी सबको ले सकता है। ओ नहीं, ओ कभी नहीं आएगा, बी नहीं होगा, बी के लिए बी होगा और ए बी होगा, ए बी के लिए सिर्फ ए बी होगा, है ना, ओ नहीं होगा, और ओ दाता होता है तो ए भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। तो इस तरीके से आपने रुधिर दाता और रुधिर ग्राही को समझा। सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखना है, तो ओ और ए बी। ओ क्या होता है, सर्वदाता, और ए बी क्या होता है, सर्वग्राही। रक्त दाब किसे कहते हैं, इसको कैसे नापते हैं, तो देखो, रक्त बंद नलिकाओं में बहता है और यह रक्त नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है, भाई दबाव डालेगा, ठीक है, प्रेशर डालना काम है। रक्त द्वारा रक्त नलिकाओं पर डाला गया दबाव क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। जी हाँ, हृदय प्रंकुचन के समय यह दाब अधिक तथा हृदय शिथिलन के समय यह कम होता है। रक्त दाब को दाबांतर मापी से मापा जाता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।